नमस्कार दोस्तों, एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो दोस्तों, पहले हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ए नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर कोरोनरी आर्टरी एज ए रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये क्या है? ये कोरोनरी आर्टरी का नैरो हो जाना। ठीक है, ये जो हमारा कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरी का नैरो हो जाना। नैरो हो जाना मीन्स क्या? वो आर्टरी पतले हो जाएंगे क्या? पतले नहीं होंगे। उसके अंदर जो रास्ता है ब्लड फ्लो होने के लिए, वो रास्ता ही नैरो हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नैरोइंग ऑफ आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नैरो हो गया तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड का सप्लाई नहीं हुआ तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? इस्चेमिया होगा। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी का नैरो हो जाना कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है। अच्छा, ये नैरो कैसे होगा? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? डिपोजिशन ऑफ लिपिड प्लेक्यू। ओके, लिपिड प्लेक्यू समझ में आ गया? लिपिड प्लेक्यू अगर आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा? आर्टरी का जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो एडिक्वेटली नहीं हो पाएगा। ओके, तो आर्टरी का नैरो हो जाना, वो भी कोरोनरी आर्टरी का नैरो हो जाना क्या कहलाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है। ये नैरोइंग का कॉजेस क्या है? मेनली है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? डिपोजिशन ऑफ लिपिड प्लेक्यू इनसाइड द आर्टरी वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बोला अभी, एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी का नैरो हो जाना। एक से ज़्यादा का मतलब क्या है? कितना है आर्टरी? 100, 200, 400, कितना है? ओनली 2। ओके, देयर आर ओनली 2 मेन कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। एक है हमारा लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ये हो गया आपकी राइट साइड में। दूसरा है हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हो गया आपकी लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये दोनों कहाँ से निकले हैं? हार्ट से ही निकले हैं। ओके, तो देयर आर 2 मेन कोरोनरी आर्टरी। कुछ किताबों में इसको LMCA भी लिखा गया होगा, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। ये मैं मानता हूँ कि दोनों कोरोनरी आर्टरी से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, फिर भी अगर पूछा जाए तो कोरोनरी आर्टरीज कितने हैं? सिर्फ 2 हैं जनाब हमारे पास। ओके, तो देयर आर 2 मेन कोरोनरी आर्टरी। एक हो गया हमारा लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, दूसरा हो गया हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, इनके अंदर क्या फ्लो होता है? अल्कोहल नहीं। क्या फ्लो होता है? ब्लड। ये ब्लड कहाँ तक जाता है? हार्ट। ओके, जो कि हमको ज़िंदा रखता है। ठीक है, मगर हार्ट का कोई ज़िंदा है क्या? मेरे को भी बता देना भाई। ओके, तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये ब्लड सप्लाई करते हैं टू द हार्ट मसल्स। ठीक है, अगर इनमें नैरो हो जाए, इनका रास्ता नैरो हो जाए, इनमें प्लेक्यू डिपॉजिट हो जाए ऐसे करके, ठीक है, तो कैसे चलेगा? हार्ट को ब्लड सप्लाई होगा क्या एडिक्वेटली? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक या ज़्यादा, यानी कि एक या दोनों कोरोनरी आर्टरी में अगर नैरो हो जाए या प्लेक्यू डिपॉजिट हो जाए, जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाएगा। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का? हमने बताया अभी, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? मैं दिखाऊंगा अभी, बाकायदा पिक्चर के साथ आपको दिखाऊंगा। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? लिपिड प्लेक्यू डिपॉजिटेड इनसाइड द आर्टरी वॉल। ओके, उसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन को समझेंगे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण अगर कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई एडिक्वेटली नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज और CAD बोला जाता है। ठीक है, द डिजीज
कजेस डिक्रीजेस परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर ये नैरो हो जाता है तो क्या होगा, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। मायोकार्डियम किधर रहता है, हार्ट का एक लेयर है। ओके, मायोकार्डियम पता है ना, जब हम एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, तभी मैंने बताया था कि मायोकार्डियम क्या है, हार्ट का एक लेयर है। कौन सा लेयर, मिडिल लेयर। ओके, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम कहाँ पे आया, बीच में आया। तो बीच वाला लेयर हार्ट का वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, हार्ट का फंक्शन में भी और हमको ज़िंदा रखने का भी। ओके, हमको ज़िंदा रखने का जो पाप है वो सबसे ज़्यादा किसका है, वो मायोकार्डियम का है। ओके, ये पाप को वो ज़िंदगी भर उठाते रहता है। ठीक है, तो अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा या नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, वो मायोकार्डियम को ब्लड का सप्लाई एडिक्वेटली नहीं हो पाएगा। अगर मायोकार्डियम को ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ब्लड के साथ साथ किसका सप्लाई घटेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई भी घटेगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई घटेगा तो इस्चेमिया होके क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, डिसरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट फेल्योर और आखिरी में स्वर्गवास भी हो सकता है। ओके, डेथ भी हो सकता है। समझ में आ गया। सो ये जो कंडीशन है हम लोगों ने अभी पढ़ा या डिस्कशन किया, हाइपरटेंशन, एंजाइना, डिसरिथमिया, ये सब तो होने के लिए कुछ लक्षण दिखना चाहिए ना। बिना लक्षण के ऐसे कैसे तुरंत हो जाएगा। तो सिम्टम अराइज होने तक ये क्या होता है, हमारा ऑलरेडी ओकल्जन स्टार्ट हो जाता है। ओकल्जन मीन्स नैरो हो जाता है। ठीक है, तो सिम्टम्स ओकर व्हेन द कोरोनरी आर्टरी इज ओकल्डेड। अभी जो मैंने बताया कि जब ये पाथवे नैरो होना शुरू हो जाएगा या उसका जो ब्लड फ्लो है वो इनएडिक्वेट होना शुरू हो जाएगा, तब जाके कुछ साइन एंड सिम्टम हमको दिखना शुरू होगा। लेकिन शुरुआती दौर पे जब स्टार्टिंग होगा, प्लेक्यू डिपॉजिट होगा, तो इतना ज़्यादा कुछ सिम्टम दिखेगा नहीं। ओके, तो अभी क्वेश्चन आता है कितना जाम होने के बाद सिम्टम दिखेगा। भाई रास्ता कितना जाम, ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा तब जाके दिखेगा। देखिए, जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है उसका जो लुमेन है या पासेज है वो अगर 50% डिक्रीज हो जाएगा या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी से निकला हुआ कोई मेजर ब्रांचेस में 75% का ब्लॉकेज हो जाएगा, तब जाके सिम्टम दिखना शुरू होगा। समझ में आया। ट्रैफिक कितना जाम होने पे सिम्टम दिखेगा, जो मेन हाईवे है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी उसका अगर लुमेन या पासेज अगर 50% ब्लॉक हो जाएगा और वो हाईवे से निकला हुआ दूसरा कोई छोटा मोटा रास्ता अगर 75% ब्लॉक हो जाएगा, तब जाके हमको सिम्टम दिखना शुरू होगा। समझ में आ गया। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में देखिए लिखा है नॉर्मल आर्टरी। ओके, लेफ़्ट साइड वाला जो आर्टरी है ये तो पाइप की तरह दिख रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन वैसे बोलें तो ये एक आर्टरी का इमेज है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आर्टरी है ये है एक नॉर्मल आर्टरी। देख सकते हैं एकदम खुला खुला लाल लाल वाला रक्त बह रहा है। ओके, ये है क्या, नॉर्मल आर्टरी। लेकिन जो लोग एग रोल, चाउमीन, मंचूरियन, ओके, चिकन टिक्का, मटन पकोड़ा, क्या क्या सब खाते रहते हैं, उनके साथ उनका आर्टरी कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, इसे क्या है, ये जो येलो येलो कलर का ये है, ये सब क्या है, लिपिड डिपॉजिट ऑफ प्लेक्यू। ओके, ये हो गया प्लेक्यू। इसमें देखिए, इसमें अगर ऐसा एक डिपोजिशन हो जाए तो क्या होगा, ये जो पासेज हुए है ये नैरो हो गया। ये आपकी नॉर्मल आर्टरी में जितना खून बह सकता है इसमें अभी बह सकता है क्या, इसमें जितना ब्लड फ्लो हो सकता है इसके अंदर ब्लड फ्लो उतना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वैसे भी आप सबके घर में छोटा मोटा गार्डन होगा, गार्डन में आप गार्डनिंग कर रहे होंगे, पानी दे रहे होंगे पाइप में, पाइप को थोड़ा कभी प्रेस करके देखिएगा। ठीक है, नॉर्मली जितना नॉर्मल पाइप में जितना पानी निकल रहा होगा, थोड़ा सा प्रेस कर देने के बाद उतना पानी नहीं निकल रहा होगा। पानी तो घट जाएगा, पानी का जो क्वांटिटी है क्या होगा, वो घट जाएगा, लेकिन पानी का जो प्रेशर है, बहाव है, क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक बोला ना। तो उसी तरह एक नॉर्मल आर्टरी में एडिक्वेट अमाउंट में क्या होता है,
ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड फ्लो हो सकता है, लेकिन जब इस तरीके का पीला पीला वाला लिपिड प्लेक्यू डिपॉजिट हो जाता है इनसाइड द आर्टरी, तो क्या होता है, उसका जो पैसेज है, आर्टरी का जो पैसेज है वो क्या हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, नैरो हो जाता है। तो ब्लड का क्वांटिटी कम जाता है लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आर्टरी का नैरोइंग होना कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आर्टरी में इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, रक्त का बहाव अगर कम होता है, तो बॉडी उस कंडीशन को कैसे रिएक्ट करता है। ओके, इफ़ ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस और स्टॉप ड्यू टू आर्टरी ओक्लूजन, अगर ऐसा प्लेक्यू डिपॉजिट होकर आर्टरी का ओक्लूजन हो जाता है, तो हाउ बॉडी रेस्पॉन्स टू दिस कंडीशन, बॉडी इस कंडीशन को कैसे रेस्पॉन्स करता है, तो कैसे रिएक्ट करता है। अगर ब्लड इनएडिक्वेटली सप्लाई होना शुरू हो जाता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्या, कोलेटरल सर्कुलेशन। ओके, कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन के माध्यम से क्या होता है, अगर किसी आर्टरी में किसी कारण ब्लड का सप्लाई एक लोकेशन पे बंद हो जाता है, ठीक है, ये कहीं पे रुक जाता है, तो क्या होता है, उसके ब्रांचेस के थ्रू ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी को पाते पाते क्या होता है, उम्र निकल जाता है। दैट मीन्स ये जो कोलेटरल सर्कुलेशन है ये कौन सी एज में शुरू होता है, ओल्ड एज में। ओके, ये मेनली ओल्ड एज में दिखता है, ठीक है, ओल्ड एज में। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें 1 नंबर वाला इमेज, इसको तो मैं इमेज नहीं कहूँगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सर 7 दिन में 1 क्लास लाते हैं, वो भी ऐसे इमेज कहाँ से उठा के ले आए, है ना, जो भी है हाथ से बनाया है ना। तो ये देखिए 1 नंबर वाला ये एक नॉर्मल आर्टरी है। ओके, ये कोई इसका हाथ बात है नहीं, मेरे को सच बताऊं तो ड्राइंग आता नहीं है, बस समझाने के लिए इसको बनाया है। ओके, तो 1 नंबर जो है वो है नॉर्मल आर्टरी, इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। क्लियर है। ये जो हाथ जैसा निकला हुआ है 4, ऊपर 2 नीचे 2, ये है उसका क्या, आर्टेरियल्स और ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, आर्टरी के अंदर प्लेक्यू डिपॉजिट हो गया है, लिपिड डिपॉजिट हो गया है। ओके, तो इसका पैसेज क्या हुआ, नैरो हो गया। तो इस कंडीशन को क्या कहलाएंगे हम, आथेरोस्क्लेरोसिस कहलाएंगे। ठीक है, आथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। तो आथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या हुआ, अभी इसका जो पैसेज है वो नैरो हो गया, और नैरो होने के कारण ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। क्लियर। तो देखिए ब्लड फ्लो में जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होना शुरू होता है तो क्या होता है, आर्टेरियल्स तो है अभी 3 नंबर इमेज में, अब देखिए वो आर्टेरियल्स क्या है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ओके, तो इसका जो ब्रांचेस है आर्टरी से वो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ गया है। तो इसमें एक समय आया 3 नंबर क्वेश्चन में, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्टरी के एक पॉइंट में ब्लड का क्रॉस होना व ब्लड पास करना बंद हो गया, ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया, कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया इस जगह पे। तो यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ ब्लड कैसे जाएगा, इसमें जो इसका जो ब्रांचेस है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये ब्लड इस ब्रांचेस के थ्रू इधर उधर आना हो जाता है, आना जाना हो जाता है उसका। ओके, तो ये जो 3 नंबर का जो इमेज है इसको क्या बोला जाएगा, कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक उसी तरीके से अगर कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाता है एक लोकेशन पे, तो उसके ब्रांचेस के थ्रू बॉडी पार्ट्स को और हार्ट के मसल्स को, ओके बॉडी का तो पार्ट्स नहीं है, स्पेशली हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई होता है। और ये कोलेटरल सर्कुलेशन का जो सुविधा है ये मेनली ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है। इससे क्या मतलब है कि ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है, इससे ये मतलब निकल के सामने आता है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, यंग एज वाला बंदा, कोई अल्कोहल इंटेक कर रहा है, और अगर उसमें CAD और कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिखता है या अपीयर होता है, तो उसका डेथ बहुत जल्दी होगा, यमराज बहुत जल्दी बुलाने चले आएंगे नीचे। ओके, इसका यही मतलब है, समझ लीजिएगा। ओके, तो स्मोकिंग या कोई भी फैक्टर के कारण अगर CAD दिखता है तो यंग एज में डेथ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज बंदा। ओके, तो ओल्ड एज में क्योंकि ये जो कोलेटरल सर्कुलेशन है भाई, ये पैदा होता ही थोड़ी ना रहेगा, ये
धीरे धीरे बॉडी में डेवलप करेगा। ठीक है, धीरे धीरे प्लेक्यू डिपॉजिट होगा, इसके जो ब्रांचेस हैं वो निकल के आएंगे, हार्ट के एक लोकेशन पे ब्लड सप्लाई होना बंद होगा, तो ये ब्रांचेस के थ्रू वो लोकेशन को या मसल्स को ब्लड का सप्लाई होगा। ये सारा फैसिलिटी आते आते क्या हो जाता है, इंसान का उम्र बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर छोटा मोटा ब्लॉकेज भी ओल्ड एज में दिखने लगता है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। हाँ, सिम्टम दिखता है, बंदे को तकलीफ़ होता है, मतलब हम अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे तो हम उसको पता लगा पाएंगे कि ये सब दिक्कत है, लेकिन ये बंदा ओल्ड एज में इतना ज़्यादा मुश्किल में आएगा नहीं जितना मुश्किल में ये यंग एज वाला आ जाएगा, क्योंकि यंग एज में कोलेटरल सर्कुलेशन अपीयर होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर CAD यंग एज में दिखे तो डेथ जल्दी हो सकता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखेंगे हम CAD का कॉजेस क्या है। ओके, देखिए, हाई कोलेस्टेरॉल, ओबेसिटी, स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, हाइपरटेंशन, DM और हाई इंटेक ऑफ फैट कंटेनिंग फूड, दीज आर द कॉजेस और इटियोलॉजी ऑफ CAD। ओके, CAD होने का सबसे मूल कारण क्या है? ये हाई कोलेस्टेरॉल, ओबेसिटी, मोटापा, धूम्रपान, दारू पीना, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, ये सब क्या है? इटियोलॉजी और कॉजेस ऑफ CAD। ओके, तो जब CAD होगा कौन कौन सा लक्षण देखने के लिए मिलेगा, साइन एंड सिम्टम कौन कौन सा देखने के लिए मिल सकता है? फर्स्ट है हमारा क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। ओके, और उसके बाद पाल्पिटेशन, डिस्निया, सिंकअप होना, कफ विथ हेमोप्टिसिस, हेमोप्टिसिस मतलब क्या है, स्पुटम के साथ ब्लड आ जाना। ओके, उसके साथ एक्सेसिव फटीग। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम। तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? फर्स्ट है हमारा थ्रू द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG जिसको हम बोलते हैं। ओके, ECG के माध्यम से हम इसको डायग्नोस कर सकेंगे। तो अभी क्वेश्चन आया, ECG में ऐसा क्या देखें कि हम डायग्नोस कर सकें ये CAD है? तो ECG में आपको पहले क्या देखने के लिए मिलेगा? ST सेगमेंट डिप्रेस्ड देखने के लिए मिलेगा। ST सेगमेंट भैया डिप्रेस्ड क्यों देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि देखिए, जब ब्लड का ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो जब क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब कौन सा कंडीशन अराइज करेगा? इस्चेमिया। क्लियर है? इस्चेमिया अराइज करेगा, और इस्चेमिया में क्या होता है? ST सेगमेंट डिप्रेस्ड होता है। उसके साथ साथ क्या होगा? T वेव इन्वर्जन। ओके, T वेव इन्वर्जन होगा। क्लियर है ना? तो जब इस्चेमिया होगा तब क्या होगा? ST सेगमेंट डिप्रेस्ड दिखेगा, या तो फिर T वेव इन्वर्जन होगा, या दोनों ही दिख सकता है। ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन दोनों दिख सकता है इस्चेमिया कंडीशन में। और ये इस्चेमिया क्यों होगा पहले ही आपको बता दिया है, ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस्चेमिया होगा। तो इसमें क्या दिख सकता है? ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन। लेकिन अगर कोई कारण से आप ब्लड फ्लो को नॉर्मल स्टेज पे लाने में सफल हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा? ST डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो कम गया, इस्चेमिया हुआ, तो ST डिप्रेस्ड। अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल स्टेज में वापस आ गया तो ST भी नॉर्मल। ठीक है, तो ECG में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ये हाईवे में ट्रैफिक कितना है उसको हम मॉनिटर करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टरीज के अंदर प्लेक्यू कितना क्वांटिटी में डिपॉजिट हुआ है वो हम कैसे पता लगा पाएंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल करेंगे। ठीक है, SGPT, SGOT ये सब करेंगे। तो ये 3 डायग्नोसिस कॉमन है टू आइडेंटिफाई द CAD और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देन हम देखेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम पहले क्या देखेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट। कौन कौन सी दवाई हैं जो दे के इंसान को बचाया जा सकता है? पहले नंबर पे आता है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का काम क्या है? ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, उसके साथ साथ प्री लोड और आफ्टर लोड का लोड को भी डिक्रीज करता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने की ज़रूरत है क्या? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसमें
प्लेक्यू डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका पाथवे नैरो हो जाएगा और ब्लड एडिक्वेटली फ्लो नहीं हो पाएगा। इसीलिए नाइट्रेट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको थोड़ा सा डायलेट कर दिया जाएगा, ओके, ताकि ब्लड फ्लो ठीक से हो सके। दूसरा चीज़ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। प्री लोड एंड आफ्टर लोड का मतलब क्या है, देखिए ये मैंने एक आपकी समझने के लिए बनाया हार्ट, वैसे ये हार्ट है नहीं, ओके। इसका ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए ये वेंट्रिकल में से तो स्वर्ग से आएगा नहीं खून, कहाँ से आएगा, आर्ट्रियम से ही आएगा, है ना। तो आर्ट्रियम से जब ब्लड फिलिंग होता है वेंट्रिकल में, वो ब्लड को कैरी करने के लिए वेंट्रिकुलर वॉल जब स्ट्रेच होता है, कुछ तो फोर्स लग रहा होगा तभी तो स्ट्रेच हो रहा है। अगर बैलून में हवा भर दे और उसमें पानी डाल दें, ठीक है, एक बैलून में अगर हम पानी डाल देते हैं तो वो पानी को कैरी करने के लिए बैलून स्ट्रेच होता है ना, तो उसको हम पलट कर समझें तो क्या होगा कि कुछ ऐसा फोर्स आ रहा है पानी से जो कि बैलून के वॉल को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्ट्रियम से आया हुआ खून को या ब्लड को कैरी करने के लिए वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेच होता है, जो फोर्स क्रिएट होता है वो वॉल में, उसको बोला जाता है क्या, प्री लोड। समझ में आ गया। आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जब लोड होता है, वो लोड को कैरी करने के लिए वेंट्रिकुलर वॉल जितना स्ट्रेच होता है, वो स्ट्रेचनेस को हम क्या बोलते हैं, प्री लोड बोलते हैं वो फोर्स को। और लोड होने के बाद वेंट्रिकल में वो तो ज़िंदगी भर उसको पकड़ के रखेगा नहीं, ब्लड को कहीं तो भाई भेजेगा उसको, ठीक है ना। तो जब वेंट्रिकल वो ब्लड को बॉडी में भेजता है, वो पंप करेगा ना। हम तो शुरू से ही हमको पता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो पंप करने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, हार्ट तो कुछ तो फोर्स लगाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट के लिए या उसको पंप करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। क्लियर है। तो हार्ट का वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, प्री लोड। और लोड के बाद जब वो डिलीवर हो जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको पंप कर देगा, ब्लड पंप करने में जितना फोर्स लगाएगा उसको क्या बोला जाता है, आफ्टर लोड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेडिकल मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वही काम करेगा सब। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, उसका डायलेशन करेगा, ओके। डायलेशन करने के साथ साथ इसका पासेज को खुलवाएगा वो, ताकि ब्लड फ्लो ठीक से हो सके। थर्ड है हमारा क्या, बीटा ब्लॉकर। कोजेस में हमने देखा सीएडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोज है क्या, हाइपरटेंशन। वो हाइपरटेंशन को कौन कम करेगा, बीटा ब्लॉकर्स कम करेगा, ठीक है। फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा तो उसको कम करने के लिए दवा चाहिए, तो जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लो करता है, वो क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन। ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। देन आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं टू क्योर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फर्स्ट है हमारा पीटीसीए, ओके। पीटीसीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, परक्यूटानियस, क्या हो गया, परक्यूटानियस। टी फॉर ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ओके। परक्यूटानियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, पीटीसीए। ये पीटीसीए क्यों करेंगे हम, क्योंकि इसमें जो आर्टरी वॉल में प्लेक्यू डिपॉजिट है, वो पीटीसीए के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको आर्टरी वॉल के साथ ही कंप्रेस कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि ये अंदर की तरफ ऐसे उभराव होके ना रहे, ये एकदम ये जो आर्टरी वॉल है इसके साथ ही कंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, रास्ता खुल जाएगा, ब्लड का फ्लो ठीक हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पीटीसीए करते हैं। उसके साथ साथ लेजर एंजियोप्लास्टी करेंगे हम। सेकंड पॉइंट में आया क्या, लेजर एंजियोप्लास्टी। ये लेजर एंजियोप्लास्टी के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्लेक्यू को हम वेपोराइज करेंगे, ओके, वेपोराइज प्लेक्यू, ठीक है। आर्थरेक्टोमी, इसके माध्यम से क्या करेंगे, प्लेक्यू को रिमूव कर सकेंगे। इसलिए
एथेरेक्टोमी परफॉर्म किया जाता है। देन आता है क्या, वास्कुलर स्टेंट। वास्कुलर स्टेंट हम क्यों करेंगे, रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। रीस्टेनोसिस क्या है, रीस्टेनोसिस है कि हमारा जो आर्टरी है वो पूरी तरीके से ब्लॉक ना हो जाए, एकदम बंद ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये अगर आर्टरी हो गया, ये ऐसे ब्लॉक हो जाता है, तो हम उसको अगर ऐसे स्टेंट प्रोवाइड कर देंगे तो ये ब्लॉक नहीं होगा, ये एकदम ऐसे खुला रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसको हम परफॉर्म करेंगे। सो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, जिस कारण से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है वो नहीं करने के लिए पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे। ओके, तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग द लो कैलोरी, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट। पेशेंट को बोलेंगे भाई आगे जाके दारू वारू मत पियो, सिगरेट पिगरेट मत फूंकना, ठीक है, और सलाद वलाड थोड़ा ज़्यादा खा लेना, मटन चिकन को तो हाथ भी मत लगाना। ओके, ये सब हम उसको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया करना के बोलेंगे उसको। ठीक है, सेकंड में क्या आता है, प्रोवाइड कम्युनिटी अवेयरनेस। ये जो लोग CHO हैं, पुराने CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिटी अवेयरनेस कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ मेला होता है ना आजकल, तो सोमवार को ही, मंडे को ही हेल्थ मेला हो जाता है ना, तो वो कम्युनिटी अवेयरनेस हम प्रोवाइड करेंगे। अबाउट व्हाट, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज। ओके, रोज़ एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या है उसको समझाएंगे। स्मोकिंग छोड़ना होगा। ओके, उसको समझाएंगे कि स्मोकिंग कजेस कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस, और जो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा वो जल्द ही ऊपर जाएगा, ये समझाएंगे। उसके साथ साथ रिड्यूस अल्कोहल इंटेक एंड वी विल एजुकेट अबाउट द स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। ओके, स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे बेहतरीन टेक्निक्स के बारे में हम लोगों को समझाएंगे और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसी माध्यम से हम लोग CAD को दूर कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, ये था ऑल अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा बहुत लाइक भी कर दिया करो यार। ओके, सो नेक्स्ट मुलाकात होगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।